हेलो लर्नर्स, वेलकम वंस अगेन टू कॉमर्स वाला भैया यूट्यूब प्लेटफॉर्म। कॉमर्स वाला भैया यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और आपकी एग्जाम काफी अच्छे से जा रही होगी। तो अभी जैसे कि झारखंड बोर्ड वालों की एग्जामिनेशंस चल रही है, सीबीएसई वालों की एग्जामिनेशंस होने वाली हैं, मे बी आज या कल में स्टार्ट भी हो जाएगी। तो इस कंडीशंस में अभी सर ज्यादा क्या करें? तो अभी आप ज्यादा से ज्यादा सैंपल क्वेश्चंस को करो, कॉन्सेप्ट्स को कहीं कहीं अगर आप फंस रहे हो आंसर्स में, जैसे कि बच्चों का भी मान के चलो अकाउंट्स का एग्जाम हो चुका है, अभी जैसे कि आज आपका बीएमटी का एग्जाम है, उसके बाद झारखंड बोर्ड वालों का मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूं, और कल जो है वो बीएसटी का एग्जाम है। तो उसके नजर को उसको मद्देनजर देखते हुए एक बच्चे का कमेंट भी आ रखा था सर कि आप एक मिनी मैराथन ले लो, क्या बोलते हैं, बीएसटी बिजनेस स्टडीज का। क्योंकि मेरे को पता है कि बच्चे अकाउंट्स तो साल भर पढ़ते हैं, बट इकोनॉमिक्स, बीएसटी, बीएमटी भी पढ़ते हैं बच्चे, क्योंकि उनको लगता है कि मैथ्स का प्रैक्टिकल पेपर इसको साल भर पढ़ना चाहिए, बट थ्योरेटिकल नहीं पढ़ना चाहिए। बट मैं आपको बता दूं कि थ्योरी भी आपके लिए उतना ही जरूरी है, और कॉमर्स जो है वो थ्योरेटिकल पेपर है बच्चे, वो कभी भी प्रैक्टिकल पेपर नहीं है। हम लोग उसको समझ के बनाते हैं मैथ्स, बट वो मैथ्स नहीं है। जितना ज्यादा आपको थ्योरी का नॉलेज होगा उतना ज्यादा आप क्वेश्चंस में इंप्लीमेंट कर पाओगे। खैर चलिए, ज्यादा समय को ना वेस्ट करते हुए आते हैं अपने पीडीएफ पे। चलिए एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं कॉमर्स वाला भैया बाई एनडब्ल्यूबी में। अगर आप चैनल में नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको हमारा वीडियोस पसंद आता है, एफर्ट्स पसंद आता है, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, उससे उन लोगों को भी बेनिफिट मिल सके। क्योंकि ये क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट है और हम लोग चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेनिफिट मिले। ठीक है, चलिए, अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो कॉमर्स वाला भैया बाई एनडब्ल्यूबी करके हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप उसे ज्वाइन कर ले। उससे क्या होगी कि सारी की सारी जो भी पीडीएफ वगैरह है, कोई इंफॉर्मेशन शेयर होता है, वो सब आपको नेक्स्ट डे के बेसिस पे वहां पे मिल जाया करता है। फिर भी अगर कोई फर्दर असिस्टेंस चाहिए, कोई क्वेरी चाहिए, तो आप इस नंबर पे हमें मैसेज भी कर सकते हैं। चलिए, तो आज आपके लिए क्या है? तो आज आपके लिए है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बीएसटी का। तो सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किस तरह का इंपॉर्टेंट? तो इसमें बेसिकली बच्चे यहां पे जो आपको देखने को मिलेगा वो होगा आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने बहुत कर लिया क्या, एमसीक्यू। जी सर, बहुत सारे एमसीक्यू करा। तो आज के इस सेशन में 10 से 11 आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर में आ रखे हैं, उनमें से जो रिसेंटली पूछे गए क्वेश्चंस हैं उनको, सेलेक्टेड क्वेश्चंस को, जिसमें से आपको पूरा टॉपिक के साथ साथ पूरे चैप्टर्स का भी कवरेज हो जाएगा, वो लेकर के आया हूं। चलिए, आपके लिए सबसे पहला क्वेश्चन है वो देखेंगे, क्या दिया हुआ है, डिफाइन द टर्म मैनेजमेंट। पहले मैनेजमेंट के बारे में समझो। मैनेजमेंट होता क्या है? मैनेजमेंट एक आर्ट है जिसमें लोगों से कैसे काम करवाया जा सके वो हम लोग सीखते हैं। तो यहां पे थोड़ा सा तो लर्न करना पड़ेगा समझ करके। ठीक है, तो मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड एज ए प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ठीक है, स्टाफिंग इसका पार्ट नहीं होता है, ठीक है, वो एचआरएम का पार्ट हो जाता है। कंट्रोलिंग रिसोर्सेज मतलब कि प्लान करना, फिर उसको प्लान करने का मतलब योजना बनाना, फिर ऑर्गेनाइज करना, एक जगह पे इकट्ठा करना, उसके बाद डायरेक्ट करना कि सही से काम हो रहा है या नहीं क्या हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो उसको कंट्रोल करना, और कंट्रोल करने के बाद जब फिर नेक्स्ट प्लानिंग आप करोगे, क्योंकि आप पॉस्ट डीसी तो पढ़ रखे हो, लेकिन यहां पे स्टाफिंग नहीं आएगा आपका। ठीक है, तो कंट्रोलिंग रिसोर्सेज जिसके अंदर आएगा ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंस, फाइनेंस पैसा, फिजिकल रिसोर्स, लैंड एंड बिल्डिंग, आपका मशीनरी। ठीक है, इंफॉर्मेशन टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, मतलब कि काम को समय रहते हुए कैसे कम कॉस्ट में कंप्लीट करें, उसको बोलते हैं इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। ठीक है, ये बात को याद रखेंगे। इफेक्टिवली मतलब कैसे किसी काम को समय रहते कंप्लीट कर ले, और एफिशिएंटली का मतलब कैसे किसी काम को कम से कम कॉस्ट में, मतलब कम से कम लागत में कंप्लीट कर ले। तो ये होता है बच्चे आपका मैनेजमेंट का डिफाइन द टर्म मैनेजमेंट। तो ये आंसर अगर आप लिखते हो तो आपका अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा या 3 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा तो उसके लिए सफिशिएंट होगा ये। ठीक है, वैसे जनरली मैं आपको एक बात बताता हूं, जो बच्चे जनरली गलती करते हैं कहां पे, देखो, जब भी आप आंसर लिखते हो तो आंसर लिखने के बाद प्रॉपर एक लाइन डाल दिया करो इस तरीके से। ठीक है, उसमें क्या होता है ना, एग्जामिनर काफी खुश होता है, और ये एक तरीका भी है एग्जाम लिखने का जो बच्चे नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, तो जैक बोर्ड में जनरली ऐसा बहुत कम बच्चे करते हैं, जो कर लेते हैं उनका मार्क्स तो फिर वहां देखने को मिलता है, मतलब हाईएस्ट स्कोर देखने को मिलता है। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, अगर वीडियो अगर आपको स्लो लगेगा, हालांकि मैं बोलता बहुत फास्ट हूं तो आपको स्लो नहीं लगना चाहिए,
फिर भी अगर आपको थोड़ा स्लो लगेगा तो आप 1.25 के स्पीड में करके देखना, लेकिन इसी में देखोगे तो ज्यादा बेहतर होगा, थोड़ा स्लो भी होगा, थोड़ा एग्जाम्पल भी आएगा, थोड़ा मजेदार भी लगेगा। स्पीड करके देखते हो तो फिर सारे टोन क्या होते हैं ना, मिक्स हो जाते हैं, उसमें कहाँ ज्यादा है, कहाँ लो है, कहाँ हाई पिच है, ये समझ में नहीं आएगा, इसलिए सेम टोन में सुन, मतलब सेम स्पीड में सुनना। नेक्स्ट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई द टर्म प्लानिंग इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैनेजमेंट? मैनेजमेंट के कॉन्टेक्स्ट में प्लानिंग क्या होता है? ठीक है, मैनेजमेंट के कॉन्टेक्स्ट में प्लानिंग क्या होता है? तो प्लानिंग एक प्रोसेस है, सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव, किसी काम को कैसे करेंगे उसका ऑब्जेक्टिव को सेट करने को प्लानिंग कहते हैं, एंड डिटरमाइनिंग द कोर्स ऑफ एक्शन रिक्वायर्ड टू अचीव दोज ऑब्जेक्टिव, और उसको कंप्लीट करने के लिए हमें किन किन चीजों का जरूरत पड़ेगा, ये आपका प्लानिंग का पार्ट है। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग द करंट सिचुएशन, वो करंट सिचुएशन को एनालाइज करता है, मतलब देखता है कि करंट सिचुएशन में क्या क्या चीजों की जरूरत है, एंटीसिपेटिंग फ्यूचर इवेंट्स, और फ्यूचर इवेंट्स के बारे में एक सोचता है, प्रिडिक्ट करता है, एंटीसिपेट करता है कि हाँ फ्यूचर में क्या हो सकता है, करंट में अगर ऐसा है तो इससे रिलेट करके हम लोग फ्यूचर में सोचते हैं कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, एंड उसके बाद मेकिंग डिसीजन अबाउट व्हाट नीड टू बी डन, व्हेन नीड टू बी डन, एंड बाय whom नीड टू बी डन, मतलब कब होगा, कैसे होगा और किसके द्वारा किया जाएगा, ये सब आपका प्लानिंग का कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैनेजमेंट के तौर पे हम लोग बात करते हैं। तो देखो, जरूरी नहीं होता है कि क्वेश्चन सेम ही आ जाए, लेकिन अगर आपको प्लानिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आप इस आंसर्स को डेफिनेटली लिख सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप। ध्यान से देखेंगे क्या होता है, अगर आप में से कुछ बच्चों ने आज के टाइम पे जो हमारा टीवी चैनल्स में एक शो आता है शार्क टैंक इंडिया, वहां पे लोगों की चाह दिखती है क्या बनने का, सर एंटरप्रेन्योर बनने का। एंटरप्रेन्योर बनने का मतलब कि आप समझ लो कि छोटे छोटे जो स्टार्टअप्स होते हैं वो भी चाहते हैं कि एक बड़ी कंपनी बन जाए, ठीक है, लेकिन स्टार्ट तो शुरू से ही करना पड़ता है। तो एंटरप्रेन्योरशिप ये वर्ड आपके लिए बहुत नया नहीं होगा, क्योंकि कॉमर्स के जो भी लगभग बच्चे होते हैं उनको शार्क टैंक पसंद आता है, लेकिन मैं एक बार रिकमेंड करूंगा, अभी तो मत देखना बट एग्जाम के बाद आप उसको जरूर देखना। ठीक है, चलो, क्योंकि ना कोई चीज का नॉलेज हमें किसी चीज को समझने के बाद और अच्छे से समझ में आता है। कैसे सर, क्या समझने के बाद? तो जब वहां पे आप इंटरटेनमेंट के तौर पे किसी चीज को देखोगे ना, मैं रिकमेंड कर रहा हूं कि आप शार्क टैंक इंडिया जरूर देखना इसके बाद, अभी नहीं, फिलहाल समझो। एंटरप्रेन्योरशिप रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाई करना, किसी चीज को जान पाना, इनिशिएट करना, शुरुआत करना, एंड मैनेजिंग अ न्यू बिजनेस वेंचर, नए बिजनेस को मैनेज करना। ठीक है, ऑफन विथ इनोवेटिव आइडियाज, नए नए आइडियाज के साथ या फिर नए नए अप्रोचेस के साथ। हाँ सर, ठीक है, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि साइकिल तो सभी बच्चों ने चलाया है, लेकिन शार्क टैंक इंडिया में आपने देखा एक ऐसा साइकिल आया था, मे बी मैं उसको हूबहू ना बना पाऊं, ठीक है, यहां बच्चे का सीट था और यहां हैंडल था, ठीक है, समझ लो बच्चे का सीट था, लेकिन यहाँ पे जो पैडल होता था जिसको हम लोग पैर से मार करके आगे बढ़ते हैं, वो था ही नहीं। तो ये एक नया कॉन्सेप्ट है। सर क्यों नहीं था? जब वहां पे पूछा गया ये कॉन्सेप्ट से आप बताना क्या चाहते हो, तो हालांकि ये कॉन्सेप्ट अमेरिका वगैरह में पुराना है बट इंडिया में ये नया था। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट क्या था? तो सर ये कॉन्सेप्ट ये था कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो कैसे चीजों को बैलेंस करना सीखे, उसके लिए ये दिया गया था, जिसमें पैडल था ही नहीं। लेकिन अभी भी आप शहरों में या गांव में अगर देखोगे, इवन मेरा ही भांजा है एक, उसको हम लोगों ने जो गिफ्ट करा था साइकिल, उसमें भी पैडल था। लेकिन जब मैं ये देखा तो मेरे को ये बिल्कुल लगा कि एकदम नया आइडिया है, न्यू आइडिया है। तो न्यू आइडिया में लोग फोकस करते हैं, क्या ये न्यू आइडिया स्केलेबल है, इसको ज्यादा से ज्यादा स्केल, मतलब ज्यादा से ज्यादा इसमें बिजनेस बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता है। सर आप तो शार्क टैंक में घुस गए, तो शार्क टैंक में नहीं घुसे, यहाँ पे हम लोग बीएसटी ही पढ़ रहे हैं जो एग्जैक्टली बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऊपर से हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये क्या होता है? नया इनोवेटिव आइडियाज। हालांकि आप बोलोगे सर ये तो इनोवेटिव आइडियाज नहीं है, लेकिन इंडिया के लिए ये इनोवेटिव आइडिया है। ठीक है, आजकल लोग तो दूसरे कंट्री से भी सामान को इंपोर्ट करा लेते हैं, बट ये इंडिया के लिए इनोवेटिव आइडिया है। तो एंटरप्रेन्योर क्या किया? यहाँ पे रिस्क लिया, चीजों को, रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज किया, इकट्ठा किया, और इकट्ठा करने के बाद उसके वैल्यू को क्रिएट किया और इंट्रोड्यूस किया नए प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को और बिजनेस मॉडल टू द मार्केट, जो कि इंडिया में तो एग्जिस्ट नहीं करता था, उसको इंडिया में लेकर के आया और क्या किया?
लॉन्च कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया आपका एंटरप्रेन्योरशिप। एक मिनट, अरे पानी भी नहीं। चलो कोई नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलो, आई होप आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा और आपके लिए एफर्ट है। तो अगर आपको पसंद आ रहा है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, और वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिएगा और अच्छा अच्छा कमेंट कीजिएगा। चलो, डिफाइन द टर्म ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में डिफाइन, देखो यहाँ पे डिफाइन वर्ड कितना घुस रहा है, कितना सारा डिफाइन वर्ड है, और ये आप देख करके समझ जा रहे हो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, चलो, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को डिफाइन करें। मतलब ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इट रेफर्स टू द फ्रेमवर्क ऑफ रोल्स, रेस्पॉन्सिबिलिटीज, कम्युनिकेशन चैनल, ऑथोरिटी रिलेशनशिप विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है, क्या बोला है कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि फ्रेमवर्क ऑफ रोल, किसको कौन से रोल को निभाने के लिए बोला गया है कि आप एज ए मैनेजर रोल प्ले करो। ठीक है, उसके बाद मैनेजर के अकॉर्डिंग उसको रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी दिया गया होगा। रेस्पॉन्सिबिलिटीज दिया गया होगा तो रेस्पॉन्सिबिलिटी को क्या करेगा, लोगों के ऊपर डालेगा भी, तो अथॉरिटी भी तो होगा। तो लोगों के ऊपर डालने के लिए अथॉरिटीज को वो क्या करेगा, एक कम्युनिकेशन चैनल बनाएगा जिससे लोगों को कम्युनिकेट कर पाएगा अपने बातों को। उसके बाद ऑथोरिटी रिलेशनशिप, ऑथोरिटी का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना। जब हम लोग किसी को रेस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं तो साथ में ऑथोरिटी भी देते हैं। रेस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट ऑथोरिटी, उल्टा बोल दिया क्या, हाँ सॉरी, रेस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट ऑथोरिटी इज नथिंग। मतलब कि रेस्पॉन्सिबिलिटी बिना ऑथोरिटी का कुछ भी नहीं है। इसका मतलब क्या है सर, कि जैसे कि मैं आपको एक रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया कि एक दिन में 10 साइकिल बन जाने चाहिए। ठीक है, मैं बोला, आप बोले ठीक है सर बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आपको ये मैं ऑथोरिटी नहीं दे के आया, पावर नहीं दे के आया कि अगर कोई रॉ मटेरियल घटता है तो आप खरीद सको। अब आप 2 दिन तक मेरे से कांटेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि मैं बाहर गया हूं, मेरा फोन ऑफ है। तो वैसे सिचुएशन में क्या हो जाएगा, क्या ये रेस्पॉन्सिबिलिटी कोई काम का है? क्योंकि मैं तो आपको सिर्फ 8 ही साइकिल बनाने का रिसोर्स दे रखा, लेकिन आपको ऑथोरिटी भी नहीं दे रखा कि आपको और 2 जो सामान बचा, मतलब जो नहीं बन पाया, उसके लिए आप सामान को खरीद सको, रॉ मटेरियल को खरीद सको। इसीलिए कहा जाता है कि रेस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट ऑथोरिटी इज नथिंग। ठीक है, चलिए, इट डिफाइंस हाउ टास्क आर डिवाइडेड, कैसे काम को डिवाइड किया जाता है अलग अलग लोगों के बीच में, कोऑर्डिनेट किया जाता है, बताया जाता है, एंड कंट्रोल किया जाता है ताकि एक ऑर्गेनाइजेशनल गोल को इफेक्टिवली और अच्छे से अचीव किया जा सके। मतलब समय रहते काम को कंप्लीट किया जा सके। ठीक है, ये होता है आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। चलिए नेक्स्ट, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। देखो यहां पे तो इंपॉर्टेंस दिया है, लेकिन आप क्या करोगे, टाइप्स नहीं ठीक है, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन में मोटिवेशन का क्या महत्व है, क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है, उसको बताने के लिए बोला है। तो मोटिवेशन, देखो कभी कभी क्या होता है ना, जैसे कि हम ही लोग पढ़ा रहे हैं, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पे तो कोई हमारे लिए एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन नहीं, मतलब कोई एक्सटर्नल मोटिवेशन तो है नहीं कि हमको पैसा मिल रहा है काम करने को, नहीं। लेकिन इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होता है कि बच्चे जो कमेंट करते हैं, तो कमेंट करते तो हमें भी लगता है कि नहीं, कोई तो हमारा वीडियो देखने वाला है जिसको हम लोग पसंद आ रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, तो वो बच्चे कमेंट करते हैं, तब हमें भी लगता है कि नहीं, क्या करना चाहिए, हमें वीडियोस और से और ज्यादा बनाना चाहिए। तो हम लोग क्या होते हैं, इंटरनली मोटिवेट होते जाते हैं, मोटिवेट होते हैं। ठीक है, तो मोटिवेशन इज अ क्रूशियल इन एन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है एक ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन इन्फ्लुएंस हो काम करने के लिए। एज इट इन्फ्लुएंस एम्प्लॉय को इन्फ्लुएंस करे, बिहेवियर, परफॉर्मेंस एंड जॉब सेटिस्फैक्शन। देखो कहीं पे आप काम कर रहे हो, ठीक है, हर दिन आप जाते हो, टाइम से जा रहे हो, टाइम से काम कर रहे हो, और आपका बॉस सड़ू सा फेस बनाया हुआ है, या फिर आपको कभी सुना दे रहा है, डांट दे रहा है, आप अच्छे से काम कर रहे हो फिर भी डांट दे रहा है, तो वहां पे एम्प्लॉयज काम करना नहीं चाहते हैं। देखते हो खड़ूस बॉस लोगों के बारे में सुनते होगे, वहां पे लोग नहीं काम करना चाहते। लेकिन वही अगर आप देखो कि एक अच्छा सा ऑर्गेनाइजेशन जहां पे अपने एम्प्लॉयज को बहुत महत्व दिया जाता है, अपने एम्प्लॉयज के बारे में ज्यादा से ज्यादा सोचा जाता है, वो ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा से स्मूथली
चल पाता है। ठीक है, तो मोटिवेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉयज। कितने बार क्या होता है ना, जैसे हम ही लोग कोई एग्जाम में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अगर फेल हो जाते हैं, तो अगर हमारे पेरेंट्स हमने डीमोटिवेट करने लगे, बोले कि तुमसे होगा ही नहीं, तो फिर तो नहीं हो सकता, तो वो हमें मोटिवेट करते हैं कि नहीं अगले बार हो जाएगा। जैसे हम लोग कोई एग्जाम में खराब मार्क्स ले आते हैं, तो हम कहा जाता है कि चलो नेक्स्ट एग्जाम में इसको अच्छा कर लेना, तो ये होता है। ठीक है, तो ये मोटिवेशन का पार्ट है। उसी तरीके से अगर इसको आप ऑर्गेनाइजेशन के मतलब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से जोड़ करके देखोगे, तो मोटिवेटेड एम्प्लॉयज आर मोर कमिटेड, ज्यादा कमिटेड होते हैं कि हम लोग को ये काम तो कर ही देना है, क्योंकि बॉस को तो मेरे ऊपर बहुत भरोसा है। प्रोडक्टिव, क्रिएटिव, लीडिंग टू अ हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। अब यहाँ पे एक वर्ड आया कि सर क्रिएटिव कैसे हो सकता है? क्रिएटिव इसलिए हो सकता है क्योंकि जब आप उसको मोटिवेट करते हो, तो आप मोटिवेट करते हो तो यू कैन डू इट, तो वो कुछ नया सोचेगा, नए तरीके से सोचेगा, और सोचेगा ज्यादा, कम से कम खर्चा भी करे। ठीक है, तो जब कम से कम खर्चा करेगा तो और क्रिएटिव सोचेगा, तो वहां पे आपको लगेगा कि नहीं ये हायर लेवल ऑफ परफॉर्मेंस दे सकता है, तो वहां पे आप उसको क्या बोलते हैं, मोटिवेट करोगे, और जिसके थ्रू आप क्या करोगे, मोटिवेशन के जरिए आप कहां पहुंच पाओगे, मोटिवेशन टू सक्सेस, कहां पहुंच पाओगे, सक्सेस के पास। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, चलिए आगे, एक सेकंड रुकेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट? फाइनेंशियल मैनेजमेंट किसे कहते हैं और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? ठीक है, हालांकि यहाँ ऑब्जेक्टिव मैं एक साथ लेके आ गया हूं, लेकिन आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव्स को पॉइंट बाय पॉइंट लिखेंगे। अगर ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है, ठीक है, 5 मार्क्स का होता है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मीनिंग को लिख देंगे, डेफिनेशन लर्न करेंगे, किसी भी ऑथर का डेफिनेशन। आप देखना कोई छोटा मतलब डेफिनेशन होगा, क्योंकि डेफिनेशन को एज इट इज लिखना चाहिए, तो कोई छोटा ऑथर मतलब एक ऑथर, कोई छोटा ऑथर नहीं, सॉरी, ऑथर हर ऑथर बड़ा ही होता है, मतलब ऐसा ऑथर जिसका डेफिनेशन छोटा हो, आप उसको लर्न कर लेना एज इट इज। पहले नाम लिखना, पहले यहां लिखोगे डेफिनेशन, मैं आपको एग्जैक्टली बता रहा हूं जो आपका मार्क्स को एनहांस करेगा। 5 नंबर वाले क्वेश्चंस पे ऐसे ही लिखना चाहिए। डेफिनेशन मान के चलो बाई जे.आर. बाटली बॉय का लिख रहे हो, तो जे.आर. बाटली बॉय, ठीक है, तो इस तरीके से यहां अंडरलाइन करोगे, उसके बाद फिर उसका डेफिनेशन जो भी है उसको लिख दोगे। ठीक है, वो हो गया। उसके बाद फिर लिखोगे आप क्या, मीनिंग। मीनिंग लिखने के बाद फिर आप क्या करोगे, जो मीनिंग लिखे उसके बाद फिर आप आना जो ऑब्जेक्टिव होगा वो ऑब्जेक्टिव लिखने के लिए। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले यहां पे आप देखिए, लग रहा कलर चेंज कर देना चाहिए, रुको एक मिनट। चलो, क्वेश्चन है कि व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एक्सप्लेन इट्स ऑब्जेक्टिव। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लीजिए और इसको पढ़ के जाइएगा। ठीक है, ये हो गया। फिर मार्केटिंग मैनेजमेंट का जो क्वेश्चन था वो हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से एकदम पढ़ के जाना है। उसके बाद देखो यहाँ पे व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसके बाद उसके ऑब्जेक्टिव के बारे में पूछा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स प्लानिंग। पहले ये समझो कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या। सर फाइनेंस को मतलब पैसे को कैसे मैनेज किया जाए, पैसे का कैसे मैनेजमेंट किया जाए, क्या उसको फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहा जाता है? बिल्कुल। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। हर जगह पे आप देख रहे होगे कि यहाँ पे स्टाफिंग कहीं नहीं है, क्योंकि फाइनेंस का स्टाफिंग मतलब लोगों को चुनने का कोई मतलब नहीं। स्टाफिंग मतलब क्या होता है, चूजिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। तो वो राइट पर्सन को चूज करना राइट जॉब के लिए, वो तो फाइनेंस का पार्ट नहीं है। नहीं सर, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपका प्लानिंग भी है, ऑर्गेनाइजिंग भी है, डायरेक्टिंग भी है, कंट्रोलिंग भी है। द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स गोल। ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल रिसोर्सेज को प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना, डायरेक्ट करना, देखना, उसके बाद उसको कंट्रोल करना कि खर्च पिछले बार से कम हो। ठीक है, खर्च कम हो, फाइनेंस का बात कर रहा है। ठीक है, ताकि आप अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाए, बहुत बढ़िया, गोल को अचीव कर पाए। तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंक्लूड ensuring the availability of adequate funds
आपके पास ये इंश्योर करोगे, आप ये तसल्ली दिलाओगे कि आपके पास जो फंड का अवेलेबिलिटी है वो ऑप्टिमम है, जितना जरूरत है एडिक्वेट है उतना होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा आप प्रॉफिट बनाओगे। शार्क टैंक इंडिया का फिर से एक एग्जांपल लेते हैं, बोलता है कि सब कुछ पूछ लिया, सेल पूछ लिया, कितना टर्नओवर है, क्या है क्या है, एंड में अमन गुप्ता बोलता है कि प्रॉफिट कितना है आपका, बताओ नेट प्रॉफिट कितना है, एबिटा कितना बच रहा है। वहां पे लोग फंस जाते हैं, भाई सेल तो आप इतना दिखा रहे हो, टर्नओवर तो आप इतना दिखा रहे हो, प्रॉफिट कहां गया। अल्टीमेटली एम तो यही है किसी बिजनेस का कि प्रॉफिट आप कितना बना पा रहे हो। ठीक है, अगर आप प्रॉफिट नहीं बना पा रहे हो तो फिर बिजनेस किस काम का, आप करोड़ों का सेल कर दो। ठीक है, तो मार्जिन इज मोर इंपॉर्टेंट, कितना प्रॉफिट आप कमा रहे हो। उसमें भी दो डिफरेंस है, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट, जो कि आपने क्लास 11 में अच्छे से पढ़ रखा है ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, फाइनल अकाउंट में। ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट में आप समझ लो कि सारी चीजों का पेमेंट नहीं हो रखता है, सारी चीजों का पेमेंट होने के बाद जो नेट प्रॉफिट आपका बचता है वो एग्जैक्टली आपका प्रॉफिट होता है। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहता है, ज्यादा ज्यादा प्रॉफिट चाहता है। लिक्विडिटी को मेंटेन करता है कि पैसा मेरे पास उतना हो कि अगर कोई काम हो तो उसको मैं क्या बोलूं कंप्लीट कर सकूं। और फिर ऑप्टिमाइजिंग यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, मतलब फंड्स का यूटिलाइजेशन, यूटिलाइजेशन मतलब क्या होता है, खर्च करना, यूज करना उस तरीके से कि मतलब समझ लो कि फंड्स का कुछ इस तरीके से खर्च करना कि वो सही जगह पे खर्च हो और उससे हम ज्यादा से ज्यादा, जैसे एक होता है ना कि मेरे पास सॉरी फंड्स मान के चलो 1 CR का है। ठीक है, ध्यान से देखना, 1 CR का फंड है। अब इस फंड को मैं कुछ इस तरीके से यूज करूंगा कि मेरे जो जितने भी वर्क है सब अचीव हो जाए, सारे के सारे, मतलब ऐसा नहीं कि बस ये वर्क हो ये ना हो ये ना हो, नहीं, सारे के सारे वर्क अचीव हो और ऑप्टिमम, ये आपका फेवरेट पॉइंट होना चाहिए, हमारे समय तो था, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। ठीक है, रिसोर्स, फंड भी एक तरह से हमारा क्या है, फंड भी एक तरह से हमारा रिसोर्स है ना, क्योंकि उसका यूज करके हम लोग क्या करते हैं, जो भी रॉ मटेरियल्स वगैरह का जरूरत पड़ता है उसको यूज कर पाते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, मार्केटिंग मैनेजमेंट कौन सा क्वेश्चन बोल रहे थे वो अभी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, मार्केटिंग मैनेजमेंट का, एक मिनट रुक जाओगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट को समझें, क्या होता है डिस्क्राइब कीजिए। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स द प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल ऑफ मार्केटिंग प्रोग्राम्स डिजाइन टू क्रिएट। देखो मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है, पहले एक बात समझो कि आज के टाइम पे आप जो भी प्रोडक्ट देख रहे हो उस प्रोडक्ट में, वो प्रोडक्ट पहले वो प्रोडक्ट का लोगों को लगता है कि ये जरूरत है तब वो मार्केट में आता है। पहले के टाइम पे क्या था, जिसको हम लोग मार्केटिंग कॉन्सेप्ट बोलते हैं। ठीक है, पहले के टाइम पे क्या था, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट हुआ करता था। ध्यान से समझना, सबसे पहले प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट ही आया जब हमारे यहाँ पे चीजों का कमी था। तो चीजों का कमी होने के बाद, जब चीजों का कमी था हमारे पास, तो ज्यादा से ज्यादा जो भी चीज का प्रोडक्शन होता था हम लोग उसको क्या करते थे, खरीद लेते थे। वहां पे हम लोग प्रोडक्ट का क्वालिटी वगैरह चेक नहीं करते थे। लेकिन जब प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में आया तो हम लोग प्रोडक्ट का क्वालिटी देखने लगे, तो वहां प्रोडक्ट में इंप्रूव्ड होकर के वो वर्जन आने लगा। ठीक है, उसके बाद सेलिंग कॉन्सेप्ट आया। सेलिंग कॉन्सेप्ट में क्या करने लगा कि एग्रेसिव सेलिंग। आप कितने बार मार्केट में जाते होगे, देखते होगे कि आपको कोई कोई प्रोडक्ट ऐसे मिल रहा है, जैसे कि अभी बहुत रिसेंटली मैं कुछ कुछ ऐड देख रहा था कि ऐड मतलब बोल सकते हो या फिर उसको एग्रेसिव सेलिंग भी बोला जाता है। क्या होता है कि मैं मार्केट से गुजर रहा था, वहां पे एक पील करने का कोई छोटा सा मशीन था। ठीक है, उसको उन्होंने इस तरीके से एक्सप्लेन करा कि लोग खरीदने को मजबूर हो गए। या फिर नहीं सुनते, 10 का 5, 10 का 5, 10 का 2, 10 का 4, 10 का 4, ये करके। तो ये सब है आपका सेलिंग कॉन्सेप्ट, जहां पे एग्रेसिवली प्रोडक्ट्स को बेचा जाता है। लोग खरीदना नहीं चाहते, लेकिन आप उसके इतने बेनिफिट्स काउंट करा दोगे ना कि लोग उसको खरीद लेंगे। इसको एग्रेसिव सेलिंग कहा जाता है सेलिंग कॉन्सेप्ट के तहत। नेक्स्ट जो आपका नेक्स्ट आता है वो होता है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है सर? मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में पहले उसके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया जाता है। R&D वर्ड सुना होगा आप लोगों ने। रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के बाद उस प्रोडक्ट मतलब लोगों के माइंड में पढ़ा जाता है कि एक्चुअली में किस चीज का जरूरत है, किस तरह की चीजों का जरूरत है।
फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके, जैसे टीवी के बारे में, पहले डब्बा वाला टीवी आया, ठीक है, फिर एलसीडी आया, एलईडी आया, ठीक है, अभी तो आप देख लो कि क्या बोलते हैं, ओलेड आ गया है, ठीक है, और भी बहुत सारे आए होंगे, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। तो ये कैसे पता चला लोगों को थिन थिन पतले पतले टीवी चाहिए? तो ये कॉन्सेप्ट दौड़ाया गया लोगों में। रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक टीम होता है, हर ऑर्गेनाइजेशन का एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम होता है, बहुत तगड़ा रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है। अगर आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट में तगड़े नहीं हो, मार्केट से आउट। फॉर एग्जांपल नोकिया, नोकिया अपना एंड्रॉइड वर्जन लॉन्च ही नहीं कर पाया, खत्म हो गया मार्केट से। हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, सैमसंग बार बार लगातार रिनोवेट करते रहा और मार्केट में वो एग्जिस्ट किया। तो क्योंकि लोगों के माइंड को पढ़ करके फिर उसको एक प्रोडक्ट की तरह ढाल देना, मतलब एक सामान की तरह बना देना, वही होता है क्या। जैसे इंडिया में एक एग्जांपल ले लो, आप कॉम्प्लान बिकते हुए देखे हो। कॉम्प्लान क्या है, हॉर्लिक्स क्या है, ये एक्चुअली में चीनी के डब्बे हैं, ठीक है। आप हॉर्लिक्स का एक एग्जांपल ले लो, बेस्ट एग्जांपल मैं बताता हूं। हॉर्लिक्स जब मार्केट में एग्जिस्ट करता है, जहां पे हॉर्लिक्स ये क्लेम करता है कि मैं लोगों का हाइट बढ़ा दूंगा, सॉरी हाइट नहीं, मतलब बॉडी के ग्रोथ के लिए अच्छा है, तो अब हॉर्लिक्स का एक मार्केट बना हुआ था, उसको रिप्लेस करके कॉम्प्लान तो आ नहीं सकता था। तो कॉम्प्लान एक नया मार्केटिंग सोच के आया कि इंडिया में ज्यादातर लोग, इवन मेरा भी हाइट बहुत ज्यादा नहीं है, ज्यादातर लोगों का हाइट मीडियम होता है। तो कॉम्प्लान किस चीज को क्लेम करते हुए आए, ये क्लेम करते हुए आया कि कॉम्प्लान अगर आप रेगुलर यूज करते हो तो आपका हाइट ग्रो होगा। क्या ग्रो, हाइट ग्रो होगा। तो हाइट ग्रो होने के लिए क्या चाहिए होता है, अच्छे से खाना चाहिए होता है, न्यूट्रिशन वगैरह अच्छे से चाहिए होता है, तो वो चीज उसमें डाला गया, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं अपना मार्केट बनाने का कोशिश किया। तो लोगों, मार्केट बनाने के लिए वो क्या किया, पहले लोगों के दिमाग को पढ़ा, पढ़ने के बाद हूबहू उसको एक प्रोडक्ट के रूप में मार्केट में लॉन्च कर दिया। ये होता है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। चलिए अब क्वेश्चन आपको काफी इजी लगेगा, देखो एक बार समझना, ठीक है। मार्केटिंग मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स द प्लानिंग, पहले प्लान करता है, फिर इंप्लीमेंट करता है, मतलब कि मार्केट में लेके गया, उसके बाद उसको कंट्रोल करता है। मार्केटिंग प्रोग्राम कुछ इस तरीके से डिजाइन किए हुए रहते हैं, टू क्रिएट, टू कम्युनिकेट एंड डिलीवर द वैल्यू टू कस्टमर्स, ताकि उसको क्रिएट किया जा सके, समझा जा सके, कम्युनिकेट उसके बारे में बताया जा सके, और फिर उसका जो कस्टमर्स को जो वैल्यू है वो डिलीवर हुआ कि नहीं हुआ, मैं जिस चीज के लिए क्लेम कर रहा था वो गया कि नहीं गया। क्योंकि आज तो वो प्रोडक्ट खरीद लिया, फ्यूचर में वो रेफर करेगा कि नहीं करेगा। मार्केटिंग में वर्ड ऑफ माउथ भी बहुत जरूरी है। मैं जो एडवर्टीजमेंट कर रहा हूं वो तो मैं कर रहा हूं, मैं मतलब कोई भी अपने प्रोडक्ट के बारे में गलत क्यों बताएगा, कोई नहीं बताता है। लेकिन वर्ड ऑफ माउथ, मान के चलो मेरा प्रोडक्ट 10 लोग यूज किए, उसमें से 5 लोग क्या कर रहे हैं, दूसरे को बता रहे हैं ये प्रोडक्ट काफी अच्छा है, तो वो वर्ड ऑफ माउथ ज्यादा अच्छा होता है एडवर्टीजमेंट के कंपैरिजन में। तो देखो, इट इंक्लूड्स एक्टिविटीज सच एज मार्केट रिसर्च, प्रोडक्ट का डेवलपमेंट, प्राइसिंग का प्रमोशन, मतलब प्राइसिंग प्रमोशन, एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू सेटिस्फाई द कस्टमर नीड्स टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ध्यान से देखो, प्रोडक्ट बनता है, उसके पहले सबसे पहले क्या होगा सर, सबसे पहले होगा मार्केट रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है। उसके बाद बना एक प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बनने के बाद उसके प्राइसिंग को, प्राइसिंग बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, बहुत ज्यादा आपको डीप नहीं घुसना है। उसके बाद फिर आपका आएगा प्राइसिंग करने के बाद फिर प्रमोशन, जहां पे एडवर्टीजमेंट, सेलिंग स्ट्रेटेजी वगैरह सब कुछ आएगा। उसके बाद लास्टली आप कैसे लोगों तक प्रोडक्ट पहुंचाओगे, ये होगा आपका डिस्ट्रीब्यूशन का केस। कस्टमर के नीड्स के अकॉर्डिंग आप लोगों को वहां तक वो सामान पहुंचना चाहिए, ठीक है। चलिए, अरे डिस्ट्रीब्यूशन का स्पेलिंग गलत हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये हो गया आपका कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस, ठीक है। एक सेकंड, चलिए, एक्चुअली आज कुछ बच्चों का एग्जाम्स है, ठीक है, तो बच्चे फोन कर रहे हैं कि सर सेंटर पहुंच गया है, सर डर लग रहा है, ये वो। एक्चुअली आज 10th बोर्ड भी स्टार्ट है, तो कुछ कुछ मेरे 10th बोर्ड के भी बच्चे हैं, तो वो भी पहुंच रहे, तो उनका भी थोड़ा फोन आ जा रहा है। और अभी के टाइम पे कॉल को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चे उम्मीद लगाए बैठे होते कि सर थोड़ा सा मोटिवेट कर देंगे। अभी आपने पढ़ा ना मोटिवेशन। चलो, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का क्या इंपॉर्टेंस होता है। HRM, बिना ह्यूमन के कोई भी काम करना पॉसिबल नहीं है। मशीन कैन नॉट रिप्लेस द ह्यूमंस, कभी रिप्लेस नहीं कर सकती है, ठीक है। और मशीन में लुब्रिकेंट्स डाल दिए, ऑयल डाल दिए, काम कर दिया। ह्यूमन को उसी तरीके से लुब्रिकेंट के जगह पे थोड़ा सा मोटिवेट करो, थोड़ा सा उसको सैलरी दो, थोड़ा सा बोनस दो, अपने मतलब प्रॉफिट का हिस्सा निकाल के दो, वो काम कर देगा,
ठीक है, अच्छी अच्छी बातें बोला करो। देखो, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट HRM इज अ वाइटल एज इट डील्स विद द मैनेजिंग द ऑर्गेनाइजेशंस मोस्ट वैल्यूएबल एसेट्स। ये एक ऑर्गेनाइजेशन का सबसे वैल्यूएबल एसेट्स होता है। जी सर, एसेट मतलब संपत्ति, बिल्कुल। इट्स पीपल, लोग वहां के। इट इनकम्पासेस एक्टिविटीज सच एज रिक्रूटमेंट। यहां पे क्या होता है, रिक्रूटमेंट, जहां पे बहुत सारे लोगों को कह दिया गया कि जो लोग ग्रेजुएशन किए हुए हैं, बीकॉम किए हुए हैं, वो आकर के यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक पॉजिटिव प्रोसेस था क्योंकि इसमें सारे लोग आके अप्लाई कर लिए। जी सर। अब सिलेक्शन में कुछ लोग आ गए एमकॉम के, कुछ आ गए पीएचडी के, ठीक है, कुछ आ गए एमबीए के, बीकॉम के साथ साथ। अब वहां पे उन लोगों को चुना जाएगा जिनके पास हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिफिकेशन होगा, प्लस वो उस जॉब के लिए सुटेबल होंगे। आप ही एक बात बताओ, आपके घर पे दो लोग, मतलब आपके घर पे शेफ चाहिए, ठीक है, शेफ चाहिए मतलब खाना बनाने वाला चाहिए, और आपके घर पे दो आए, एक आई महिला, एक आए पुरुष। पुरुष को खाना बनाना आता है, थोड़ा पढ़ा भी है, महिला उससे ज्यादा पढ़ी है, और उनको खाना बनाने के साथ साथ उनको ये भी आता है कि किसी तरह का कोई काम को, जैसे महिलाओं को तो मैनेजमेंट करना बहुत अच्छे से आता है। मार्केटिंग मैनेजमेंट का तो मेन कॉन्सेप्ट महिला ही है, मार्केटिंग नहीं, मैनेज करना किसी भी काम को, ठीक है। तो हम वहां पे किसको सेलेक्ट करेंगे दोनों में से? तो सर रिक्रूटमेंट में था पॉजिटिव प्रोसेस की दोनों आके अप्लाई कर दिए, लेकिन वहां पे हम उस महिला को चुनेंगे जिन्होंने अपना बेस्ट दिखाया, वो बताएं कि मैं ऐसे से कर सकता हूं, तो पुरुष के कंपैरिजन में तो महिला ऊपर रह गई, तो उनको चूज कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद सिलेक्शन करने के बाद अब उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा। ट्रेनिंग मतलब एक, अगर आप समझो एक ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे कैसे ट्रेनिंग दिया जाएगा कि आपको किस तरीके से काम को करना है, कौन से मशीन को कैसे ऑपरेट करना है। उसके बाद फिर जब वो अच्छे से काम करने लगेंगी तो उनको परफॉर्मेंस को अप्रेज करना है। परफॉर्मेंस अप्रेज करने का मतलब कि आप इतने अच्छे से काम कर रहे हो, तो इतने अच्छे से काम कर रहे हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा प्रमोशन करना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा मोटिवेट करना होगा। तो प्रमोशन करेंगे तो कहीं ना कहीं वो उनको क्या लगेगा कि नहीं, इस ऑर्गेनाइजेशन में तो हम तो एग्जिस्ट करते हैं, लोग मेरे काम को देखते हैं, हम और अच्छे से काम करेंगे। उसके बाद कॉम्पनसेशन, सैलरी वगैरह दोगे, बोनस वगैरह दोगे, एम्प्लॉयज का एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय रिलेशन, ऑल एम्ड एट मैक्सिमाइजिंग एम्प्लॉयज इफेक्टिवनेस एंड ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। इससे क्या होता है कि एम्प्लॉय को लगता है कि उसका एग्जिस्टेंस कहीं ना कहीं इस ऑर्गेनाइजेशन में बना हुआ है, और उसके साथ साथ वो क्या करता है, अपने परफॉर्मेंस को ऑर्गेनाइजेशन के लिए, मतलब अपने आप को ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं यार उसको हिंदी में, चलो जो भी बोलते हैं ध्यान में नहीं आ रहा है, मतलब समर्पित कर देना। वो खुद को क्या करता है, समर्पित कर देते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि मेरा जो हो सकता है मेरे से वो काम ले लो। चलो आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। व्हाट इज बिजनेस एनवायरनमेंट, एक्सप्लेन इट्स कंपोनेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, उसके कंपोनेंट्स को एक्सप्लेन कीजिए। तो बिजनेस एनवायरनमेंट रेफर्स टू द एक्सटर्नल फैक्टर्स एंड फोकसेस दैट अफेक्ट द ऑपरेशन एंड परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब होता है, देखो यहाँ पे बिजनेस एनवायरनमेंट में दोनों फैक्टर्स आते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स भी आता है और इंटरनल फैक्टर्स भी आता है। एक्सटर्नल फैक्टर्स को हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन इंटरनल फैक्टर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इंटरनल फैक्टर्स में अगर कोई चीज को चेंजेस करना होगा तो हम लोग कर सकते हैं। जैसे कि इंटरनल फैक्टर्स में अगर मेरा कोई कंपनी का कोई पॉलिसी है, ऑर्गेनाइजेशन का कोई पॉलिसी है, उसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर्स में अगर गवर्नमेंट कोई पॉलिसी लेकर आई है तो उसको चेंज नहीं कर सकते। तो हम लोग क्या करते हैं, उसके गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग काम करने का कोशिश करते हैं और अपने पॉलिसीज में कुछ चेंज कर सकते हैं, गवर्नमेंट में नहीं कर सकते हैं। तो इट्स कंपोनेंट इंक्लूड द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, यहाँ पे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट आ जाएगा। सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट मतलब आसपास में क्या एनवायरनमेंट है वो आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट क्या आप कंट्रोल करके रख सकते हो, ये भी एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है। अगर टेक्नोलॉजी कोई नया आया, आप अडॉप्ट नहीं किए, आपका राइवल्स जो दूसरा कंपनी था वो आप ही की तरह सेम प्रोडक्ट को बनाता था, वो अडॉप्ट कर लिया, तो उस समय में क्या हो जाएगा कि आपका जो ये है, मतलब कि आप कह सकते हो कि आपका जो बिजनेस है वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे पड़ने लगा, क्योंकि उतने ही प्राइस में, और हो सकता है वो कम प्राइस में उसी प्रोडक्ट को अच्छे से बना के दे सकेगा क्योंकि उसके पास टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट आ गया। लेकिन आप उसी प्रोडक्ट को ज्यादा प्राइस में उतना कॉम्पीट नहीं कर पाओगे, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो होता है, इसी के लिए इसको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कहा जाता है, क्योंकि ये कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा तो एडवांसमेंट
टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट मतलब क्या होता है कि टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा भी चेंजेस आएगा, थोड़ा सा अच्छा आएगा, तभी तो वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ। जी सर। नेक्स्ट, पॉलिटिकल लीगल एनवायरमेंट, ये भी आपका जो है ना, ये भी आपका अनकंट्रोलेबल फैक्टर है, ये भी, ठीक है, कैन नॉट कंट्रोल्ड, ठीक है। एंड कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट भाई आपको एक मार्केट में एग्जिस्ट करना है तो आपको कॉम्पिटिशन झेलना ही पड़ेगा, क्योंकि विदाउट कॉम्पिटिशन आप मार्केट में एग्जिस्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका बिजनेस एनवायरनमेंट। हालांकि आप इसको एक बार अपने बुक से भी थोड़ा सा अगर आप कर सकते हो तो थॉरली पढ़ लेना, बट अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो सफिशियंट है, ठीक है, और ज्यादा पूछता भी नहीं है इन सब चीजों से। हाँ क्वेश्चन रहेगा, डेफिनेटली रहेगा, लेकिन अगर जैसे कि यहाँ पे पूछ देगा कि इसमें एक्सप्लेन, मतलब बोल देगा कि इसके, मतलब बोल सकता है कि एक्सटर्नल फैक्टर्स और इंटरनल फैक्टर्स क्या होते हैं उनको मतलब बताओ, तो फिर वहां पे आपको एक्सटर्नल फैक्टर एक तरफ का कॉलम बनाना होगा, जैसे इधर आप बनाओगे क्या, एक्सटर्नल फैक्टर्स, और इधर आप बना दोगे इंटरनल फैक्टर, सबको एक्सप्लेन करने के बाद। और फिर यहाँ पे एक्सटर्नल में जैसे आपका आ गया टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, पॉलिटिकल चेंजेस, ठीक है, और इंटरनल में आ गया आपका ऑर्गेनाइजेशंस, पॉलिसीज, ठीक है। तो ये सारा चीज आपको एक बार देख लेना होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट है आपका, इसके बाद अच्छा ठीक है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, डिफाइन बिजनेस एथिक्स। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जैक बोर्ड में ये पूछ चुका है, पहले आ चुका है ये क्वेश्चन। व्हाई दे आर इंपॉर्टेंट इन बिजनेस, ये बिजनेस में क्यों इंपॉर्टेंट है, समझेंगे ध्यान से। बिजनेस एथिक्स, देखो बिजनेस में एथिक्स का क्या मतलब होता है, एथिक्स मतलब क्या होता है सर, एथिक्स मतलब होता है कि कोई जो हमारे मॉरल प्रिंसिपल्स होते हैं, वैल्यूज होते हैं। कितने बार देखोगे कि कोई प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट में लॉन्च्ड है और लोग क्या करते हैं, हूबहू एज इट इज उसको कॉपी करके ले आते हैं, ठीक है। तो क्या ये बिजनेस एथिक्स आपको ये बोलता है कि आप ये करो, वो किसी का मेहनत है, ठीक है, वो किसी का मेहनत है तो आप उसको कॉपी नहीं कर सकते हो। तो बिजनेस एथिक्स रेफर्स टू द मॉरल प्रिंसिपल एंड वैल्यूज दैट गाइड द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल, जो कि इंडिविजुअल के बिहेवियर को गाइड करता है, एंड ऑर्गेनाइजेशंस इन द बिजनेस कॉन्टेक्स्ट, किसके कॉन्टेक्स्ट में, बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में। दे आर एसेंशियल इन द बिजनेस एज दे हेल्प बिल्ड ट्रस्ट, उससे क्या होता है, ट्रस्ट बना हुआ रहता है, इंटीग्रिटी लोगों को जोड़ के रखते हैं, अपना कंपनी का रेपुटेशन भी अच्छा होता है। स्टेक होल्डर जो होते हैं, जैसे कि आपका हो गया, कौन कौन स्टेक होल्डर में आ जाएंगे, कस्टमर्स आ जाएगा, शेयर होल्डर्स आएंगे, ठीक है, आपके सप्लायर्स आ जाएंगे, बायर्स आ जाएंगे, तो ये सारे आपके स्टेक होल्डर हो जाएंगे, आपकी कंपनी में कौन कौन हिस्सा रखते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या स्टेक होल्डर से आपका रिलेशन है, ऑब्वियस है कि आप प्रोडक्ट में हमेशा क्रिएटिविटी लेकर के आओगे तो आपका रिलेशनशिप अच्छा होगा, आप दूसरों को कॉपी नहीं करते हो, कंट्रीब्यूट टू लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल एक्सेस, और उनको लग रहा है कि जब आप कॉपी नहीं करते हो, प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ नया चीज रखते हो, तो वो ये सोच के चलते हैं कि यहाँ पे लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल सक्सेस हो सकता है। एडियरिंग टू एथिकल स्टैंडर्ड्स ऑल्सो रिड्यूस द लीगल रिस्क, और इससे लीगल रिस्क भी घटता है, क्योंकि जब आप दूसरे को कॉपी नहीं कर रहे हो तो वहां पे आप क्या करोगे, आपका अपना प्रोडक्ट है, जब आपका अपना प्रोडक्ट है तो वो कहीं ना कहीं आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट या पॉजिटिव सिचुएशन क्रिएट करके रखेगा, ठीक है। तो यहां पे फिर आपको किसी तरह का कोई परेशानी नहीं होगा, क्योंकि प्रोडक्ट आपका है, आप किसी से डरोगे नहीं, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं आपका एक मिनी मैराथन की तरह हम लोगों ने 10 क्वेश्चन करा, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोगों ने कोशिश करा कि हर एक चैप्टर से एक एक क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक था उससे लिया, बाकी फिर आपको घर पे इंश्योरेंस वगैरह थोड़ा सा पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि सारा तो पॉसिबल नहीं था कि हम लोग कवर कर सके, बट जितना हो सका हम लोगों ने कवर किया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा और हमारा एफर्ट्स अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, उससे सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करेंगी। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, ऑल द बेस्ट आपके नेक्स्ट एग्जाम के लिए, बाय बाय, टेक केयर, हमारी बेस्ट विशेस आपको कॉमर्स वाला भैया की टीम की तरफ से आप सभी को, बाय, गुड नाइट।